Good morning, all of you. So, in today's class, we will be starting the introduction of financial accounting. All right. तो देखिए, अब हम इंट्रोडक्शन में वी विल बी डूइंग टू क्वेश्चंस विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स एज फार एज थियरी इज़ कंसर्न। तो आज की क्लास में हम लोग दो टॉपिक करेंगे डिस्कस। उससे दो क्वेश्चंस बनते हैं जो आपके थियरी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन आप लिख लीजिए, व्हाट इज़ IFRS? व्हाट इज़ IFRS? Why there is a need for convergence with IFRS? ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने मेरा ताहिरपुर में क्लास अटेंड किया होगा, मैंने ये सब ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। तो क्योंकि अब मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आई एम स्टार्टिंग इट विद द स्टार्ट। ठीक है। सो पहला क्वेश्चन जो है, व्हाट इज़ IFRS? वाई देयर इज नीड फॉर कन्वर्जेंस विथ IFRS? ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट आर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, मतलब इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है। इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, ये डिफरेंस भी वी हैव टू स्टडी। तो ये आज की क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि भाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है। व्हाट आर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स? ठीक है। तो देखिए, अब इंडिया है। ठीक है। अब इंडिया में ढेर सारे अकाउंटेंट्स हैं। अगर हमारे पास कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं होगा तो हर अकाउंटेंट अपने वे से अकाउंट्स बनाएगा। जैसे कि अगर आप बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट में एसेट जो होता है वो राइट हैंड साइड होता है और लाइबिलिटी जो होता है वो लेफ्ट हैंड साइड होता है। अब कोई अकाउंटेंट जो है वो लाइबिलिटी को राइट हैंड साइड लिख रहा है ना। अगर कोई एक स्टैंडर्ड्स नहीं है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं है, तो हर अकाउंटेंट अपने हिसाब से अकाउंटिंग बनाएगा। तो जब अपने हिसाब से वो अकाउंटिंग बनाएगा तो उसको पढ़ने में या समझने में टाइम लगेगा। अगर अथॉरिटीज़ आती हैं, इनकम टैक्स अथॉरिटी आती है, या आपकी कंपनी है, या कोई इन्वेस्टर आपका अकाउंट्स देखना चाह रहा है, कोई भी देखना चाह रहा है, उसको समझने में दिक्कत होगी। हो सकता है कि उसके यहाँ जनरली कुछ और एक्सेप्ट होता हो और आपके यहाँ कुछ और एक्सेप्ट हो रहा है। तो विद इन इंडिया कम से कम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स तो ये करें कि जो अकाउंटेंट साउथ इंडिया का है, जो अकाउंटेंट नॉर्थ इंडिया का है, जो वेस्ट का है, जो ईस्ट का है, सब एक हिसाब से अकाउंट्स बनाएं या वही प्रिंसिपल्स को इस्तेमाल करें जो कि एक्सेप्टेबल है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ये आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होता है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का डेफिनेशन क्या है कि ऐसा स्टैंडर्ड सेट करना कि ओवरऑल एक यूनिफॉर्मिटी रहे, है ना। जो अकाउंटेंट्स जो अकाउंट्स बना रहे हैं वो सिमिलर रूल्स फॉलो करें। उससे होगा क्या कि उनके अकाउंट्स को समझना आसान होगा, उनके अकाउंट्स को समझना विल बी ईजी। ठीक है। सो ये आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपका देखो स्क्रीन पर भी लिखा हुआ है, बट मैं यहाँ चार्ट में लिख रहा हूँ। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रिटेन आर रिटेन पॉलिसी document issued by expert accounting body of a country। ठीक है। ये है।
तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक रिटन कोडिफाइड पॉलिसी डॉक्यूमेंट है बाय एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडी। अब एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडी इंडिया के केस में कौन है? ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। और अकाउंटिंग स्टैंड और भी है, NFRA भी अब बन गई है, NFRA, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, ठीक है। अब ये इशू कौन करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंडिया में? अब ये इंडियन गवर्नमेंट इशू करेगी, तो इंडियन गवर्नमेंट में मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स इशू करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू कर रहा है इन कंसल्टेशन विद ICAI, इन कंसल्टेशन विद ICAI एंड NFRA, ठीक है। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपका एक सेट ऑफ रूल्स है जो कि आपको अकाउंटिंग करने में सेम इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब ये किन एस्पेक्ट्स पे रूल्स बनाते हैं? बेसिकली इनका 4 मेन एरिया को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कवर करता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कवर्स 4 मेन एरियाज, ठीक है, 4 मेन एरियाज। वो क्या है? पहला रिकग्निशन, ठीक है। रिकग्निशन की इस ट्रांजैक्शन को हमें रिकॉर्ड करना है कि नहीं, ठीक है। देन मेजरमेंट, क्या उस ट्रांजैक्शन को हम मॉनेटरी वैल्यू में नाप सकते हैं, उसी को मेजर करेंगे, मेजरमेंट। देन प्रेजेंटेशन या फिर ट्रीटमेंट, कि कैसे आप उसको ट्रीट करोगे अकाउंटिंग में। देन प्रेजेंटेशन एंड देन डिस्क्लोजर, कि क्या क्या चीज़ें आपको डिस्क्लोज करनी है, ठीक है, डिस्क्लोजर। ऑल राइट। तो इसके बेनिफिट्स क्या हो गए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के? मेजरमेंट का मतलब क्या हुआ कि कौन सा ट्रांजैक्शन आपको रिकॉर्ड करना है, वो आपका मेजरमेंट एस्पेक्ट पे आएगा अकाउंट्स में, ठीक है। सॉरी, रिकग्निशन का मतलब होता है कि कौन सा ट्रांजैक्शन आपको रिकॉर्ड करना है, वो आपका रिकग्निशन में आएगा। जो ट्रांजैक्शन आपको रिकॉर्ड करना होता है, अकाउंटिंग में लाना होता है, उसको आप रिकग्निशन एस्पेक्ट में कवर हो जाएगा। मेजरमेंट मतलब जो ट्रांजैक्शन मॉनेटरी वैल्यू में मेजर हो सकता है, आप उसी को अकाउंटिंग उसमें लाते हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट, क्या ट्रीटमेंट करेंगे? देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 मेन एरियाज को कवर करता है। पहला है रिकग्निशन, जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन, कौन से बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, किसको नहीं रिकॉर्ड करना है, ये आपका रिकग्निशन क्राइटेरिया में आता है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसके लिए रूल्स बनाता है कि किन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है, किन को नहीं करना है। तो ये आपका हो गया रिकग्निशन। मेजरमेंट, क्या उस ट्रांजैक्शन को आप मनी के वैल्यू में मेजर कर सकते हैं, ये आपका मेजरमेंट क्राइटेरिया, कि कैसे, अगर नहीं भी कर सकते हैं तो क्या वे है उसको मनी के टर्म्स में मेजर करने का, ठीक है। जैसे गुडविल हो गया, उसको आप वैल्यूएशन निकालते हो ना उसकी मनी के टर्म्स में, डेप्रिशिएशन की वैल्यू आप निकालते हो, तो क्या ढंग है। फिर ट्रीटमेंट, कैसे आप उसको सॉल्व करोगे। प्रेजेंटेशन, हाउ विल यू प्रेजेंट इट, भाई बैलेंस शीट में एसेट राइट हैंड साइड रहेगा, लाइबिलिटी लेफ्ट हैंड साइड रहेगा, पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कोडिफाइड। ट्रेडिंग एंड अकाउंट में कैसे बनेगा, डेबिट किस साइड रहेगा, क्रेडिट किस साइड रहेगा। एंड देन डिस्क्लोजर, अगर कोई नॉन मॉनेटरी इन्फॉर्मेशन है जो कि ज़रूरी है बिजनेस के लिए, तो आपको उसको डिस्क्लोज करना होता है, ठीक है। तो इसके करके वेरियस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं। अगर आपने कोई चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी करी है तो वो भी आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 4 एस्पेक्ट है जिसके बेसिस जिन चीज़ों को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डील करता है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है?
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? वो रूल्स होते हैं कि पूरे इंडिया में अकाउंट्स एक जैसे ही बने। दे आर द रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट इशूड बाय एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडी ऑफ अ कंट्री। ठीक है, अपने केस में ICAI है। कौन इशू करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? यस सर। अब इसका बेनिफिट क्या हो जाएगा? व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स? बेनिफिट्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। सबसे पहला तो स्टैंडर्डाइजेशन हो जाएगा ऑल्टरनेटिव अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का। अगर एक चीज़ को बहुत से वे से उसके ट्रीटमेंट थे ऑल्टरनेटिव अकाउंटिंग ट्रीटमेंट से, तो अब उसमें स्टैंडर्डाइजेशन हो जाएगा कि इन्हीं वेज को आपको फॉलो करना है। तो पहला बेनिफिट तो हो गया स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। ठीक, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। दूसरा, अगर कोई एडिशनल डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट है तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोलता है कि आपको डिस्क्लोज करना होगा, क्योंकि अकाउंट्स में तो जो मॉनेटरी टर्म्स में आते हैं वही आएंगे। बट आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोलता है कि अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और उसको डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट है तो आपको नोट्स टू अकाउंट्स में शो करना पड़ेगा। सो रिक्वायरमेंट फॉर एडिशनल डिस्क्लोजर, ये भी आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का बेनिफिट की वजह से होता है। रिक्वायरमेंट फॉर एडिशनल डिस्क्लोजर, रिक्वायरमेंट्स फॉर एडिशनल डिस्क्लोजर। फिर कंपेरेटिबिलिटी, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कंपैरिजन बढ़ जाती है। आप उसको, अगर आपकी एक ब्रांच कंपनी की, एक ब्रांच मुंबई में है, एक ब्रांच साउथ में है, एक ब्रांच यूपी में है, तो अब क्योंकि सेम मेथड इस्तेमाल हो रहा है तो आप उसका कंपैरिजन अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, सो कंपेरेटिबिलिटी, कंपेरेबिलिटी 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 ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पॉसिबल हो जाती है। ठीक है, ये थर्ड हो गया। और कहीं ना कहीं रिडक्शन इन क्रिएटिव अकाउंटिंग होती है। क्रिएटिव अकाउंटिंग का मतलब विंडो ड्रेसिंग। बहुत बार आप अकाउंटिंग को मैनिपुलेट करते हो कि आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट्स मिलें, बट जब स्टैंडर्ड्स बने होंगे तो वो मैनिपुलेशन का चांस कम हो जाएगा। जिसको क्या कहते हैं? रिडक्शन इन क्रिएटिव अकाउंटिंग। ठीक है, रिडक्शन इन क्रिएटिव अकाउंटिंग। यहां तक बात समझ में आ रही है? ओके, अब आप ये देखो कि ICAI जो है कैसे बनाता है। तो ICAI ने क्या किया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करने के लिए? ICAI ने सेटअप किया, सेटअप, ICAI मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इन्होंने सेटअप किया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ये सेटअप किया था इन्होंने, इसको कहते हैं ASB इन 1977। तो 1977 में सेटअप हुआ था। अब फंक्शन ऑफ ASB क्या है कि वो फॉर्मुलेट करें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। और ASB जो है ICAI का ASB, वो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड का मेंबर भी है।
तो वो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ही अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को बनाता है। वो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ही अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाता है। ठीक है, तो ICAI ने आपका अभी तो रिसेंट फॉर्म में AS1 से लेके AS29 तक इशूड है। AS1 से 1 टू AS29 तक इशूड। ठीक है, लेकिन ये टोटल 27 स्टैंडर्ड्स ही हैं। ये टोटल 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, क्योंकि AS6 और AS8 नहीं है। AS6 एंड AS8 को मर्ज कर दिया गया है बाकियों के हिसाब से, तो बीच में आपका AS1 2 3 4 5 6 नहीं है, 7 है, फिर 8 है नहीं है, 9 10 फिर 29 तक है। तो टोटल आपके 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ICAI ने इशू किए। यहाँ तक बात समझ में आई? Yes, sir. तो आपने अभी तक पढ़ लिया कि भाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होता है। नाउ वी विल बी स्टडिंग व्हाट इज IFRS, और IFRS के साथ कन्वर्जेंस की नीड, वाई देयर इज नीड फॉर कन्वर्जेंस विद IFRS। ऑलराइट, ठीक है। तो अब आप देखिए, जैसे मैंने बताया कि इंडिया में एक स्टैंडर्ड फॉर्म आए, इस वजह से हमारा IFRS बना। ठीक है, इंडिया में एक स्टैंडर्ड फॉर्म्स आए, एक स्टैंडर्ड वे में अकाउंटिंग हर तरफ हो, तो हर कंट्री ने अपना अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया है। तो जैसे इंडिया में ICAI ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू किया है, वैसे USA में उनकी अकाउंटिंग बॉडी ने किया होगा, जापान में उनकी अकाउंटिंग बॉडी ने किया होगा, है ना, सिंगापुर में उनकी अकाउंटिंग बॉडी ने किया होगा, राइट। तो अब क्या है, जैसे जैसे वर्ल्ड आपका ग्लोबल ट्रेड कर रहा है, अब कंपनीज जो जैसे कि कोका कोला USA में, तो उसकी तो बहुत सारी उसकी कंपनी जो है सब्सिडरी कंपनीज, वो तो हर कंट्री में है, इंडिया में भी है। आप इंडिया में जो कोक पीते हो वो तो इंडिया की जो कोका कोला है वो बना रही है। तो अब मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, अब एक कंपनी जो है वो वेरियस कंट्रीज, तो अब क्या हो रहा है, उस एक कंपनी को वेरियस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अपना अकाउंट्स बनाना पड़ रहा है, जिससे बहुत दिक्कतें हो रही हैं। ठीक है, क्या क्या दिक्कत, कि भाई अब अगर US कोका कोला कंपनी जो इंडिया में, वो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से बनाएगी, जो US में उसका US रहेगा, जो जापान में है वो जापान के हिसाब से बनाएगी। इंडियन कंपनी अगर कोई बाहर है ना, तो वो बाहर की उससे बनाएगी। अगर जैसे रिलायंस की या इन्फोसिस का एक ब्रांच अगर UK में है, तो वो उसके हिसाब से बनाएगी। बात समझ में आ रही है? तो इससे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, कंपैरिजन में दिक्कत हो रही है कम, और इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस भी कम हो रहा है। अब अगर यूरोपियन इन्वेस्टर को इंडिया के कंपनी में इन्वेस्ट करना है, तो उसको वो इंडिया की अकाउंटिंग स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को सेटिस्फैक्ट्री नहीं लग रही है कि भाई कैसे बनाया, पता नहीं जो प्रॉफिट दिखा भी रहे सही दिखा रहे हैं कि नहीं। तो इसीलिए एक नीड रियलाइज हुआ ऑफ ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, और अगर सारे कंट्रीज ने उस ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को अडॉप्ट कर लिया, तो वो कंपैरिजन की दिक्कत खत्म हो जाएगी, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। यहाँ पे बात समझ में आ रही है? तो विद अ व्यू ऑफ अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, एक लंदन बेस्ड ग्रुप था जिसने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली फॉर डेवलपिंग इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो विद अ व्यू आप लिख लो, विद अ व्यू ऑफ अचीविंग द objective of setting global accounting standards, London based group नेमली, क्या नाम था उस ग्रुप का?
इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी IASC, ठीक है, नेमली इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी was set up. सर एक बार फिर से बता दो कौन। International Accounting Standard Committee was set up in 1973. Was set up in 1973 for developing international accounting standards. For developing international accounting standards, ठीक है, मैंने ये आपको लिख दिया है, इसको आप पढ़ लो, ठीक है। सो अब ये क्या मतलब है इसका? ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाने के लिए एक कमिटी बनी थी जिसका नाम था IASC, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी, ठीक है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी। ये आपका बनी थी 1973 में, और इनका काम क्या था? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को इशू करना। इनका काम क्या था? टू इशू इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। अब ये कमिटी का नाम बदल दिया गया, इसका नाम रख दिया गया 2001 में, इस कमिटी को सस्पेंड करके इसका नाम रख दिया गया इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। कमिटी हटा के बोर्ड नाम डाल दिए बस, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड इन 2001 में इसका नाम स्टैंडर्ड हटा के बस हमने बोर्ड डाल दिया, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई? अब ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने, पहले क्या हुआ था? IASC थी, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी, जिसने क्या इशू किया था? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ही को हमने बहुत ध्यान में दिया था जब ICAI ने इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू किया। तो जब ICAI ने इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू किया, ये जो हैं, तो ICAI की अकाउंटिंग जो बोर्ड थी ASB, जो मैंने आपको लिखवाया था, वो मेंबर थी IASB की, ठीक है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, तो उसने इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ही अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी बनाया था, या काफ़ी हद तक इंस्पायर्ड हुए थे इंडियन के कंडीशन के हिसाब से। तो मतलब हम लोग रेफ़र करते थे, ठीक है। बट अब जब इसका नाम बदल दिया गया, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड इन 2001 कर दिया गया, तो अब इन्होंने ना बहुत से अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को में भी बदलाव किए। तो जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पहले थे उसको तो रखा ही रखा, बट बहुत से इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को उन्होंने बदल के IFRS कर दिया, क्योंकि वो चेंजिंग वर्ल्ड के नीड के हिसाब से। तो IASB ने 2001 के बाद से कंटिन्यूअस वे से इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में बहुत चेंजेस लाए, ठीक है। और बहुत से इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को रिप्लेस करके उनकी जगह पर IFRS लाया। सारे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को रिप्लेस नहीं किया,
जो 1973 में इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी ने जो स्टैंडर्ड्स बनाए थे, बहुत से उसने माने, लेकिन कुछ इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को उन्होंने रिप्लेस किया विथ IFRS। IFRS, ठीक है। तो ये भी क्या है, ग्लोबल स्टैंडर्ड ही है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। इंटरनेशनल, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए है, IFRS क्या होता है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो IFRS इशू किया किसने, IASB ने, बहुत से इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को रिप्लेस करके, ठीक है। और अभी भी बहुत से वो IAS को, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को कन्वर्ट कर रहे हैं IFRS में, ठीक है। क्योंकि अब देखो वर्ड वो अकाउंटेंसी नहीं बोलते, अब वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बोलते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज अ ब्रॉडर वर्ड, ठीक है। तो इंटरनेशनल, अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग वर्ड उतना यूज़ नहीं होता, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वर्ड ज़्यादा यूज़ होता है। सो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज IFRS, तो आप लिखोगे IFRS इज अ सेट ऑफ ग्लोबल स्टैंडर्ड, ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशूड बाय, आप लिख सकते हो IFRS is a set of global accounting standards issued by International Accounting Standard Board. Issued by International Accounting Standard Board. International Accounting Standard Board. एक्सप्लेनिंग, अब ये क्या करता है, एक्सप्लेनिंग हाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड इवेंट शुड बी रिपोर्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक्सप्लेनिंग हाउ different type of business transactions and events be reported in financial statements, ठीक है। तो यहाँ तक बात समझ में आई। अब IFRS क्या है, ये बहुत ही सिंपल है और प्रिंसिपल बेस्ड है, ये रूल बेस्ड नहीं है। आपका जो ICAI ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू किया वो रूल बेस्ड है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी बहुत हद तक रूल बेस्ड थे, इसको उन्होंने चेंज करके क्या कर दिया। IFRS क्यों इतना पॉपुलर हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड्स इजी टू अंडरस्टैंड है एंड दे आर प्रिंसिपल बेस्ड, जो कि जो कि क्या नाम है, कंपनी का ट्रू वैल्यू बताते हैं। तो इन्वेस्टर्स का ज़्यादा कॉन्फिडेंस है IFRS में, ठीक है। सो आप ये लिख सकते हो IFRS आर प्रिंसिपल बेस्ड rather than rule based। फिर IFRS आर क्लियर एंड सिंपल टू अंडरस्टैंड, क्लियर एंड सिंपल टू
अंडरस्टैंड। फिर IFRS डू नॉट फॉलो हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट, या इट रिप्लेसेस हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट बाय करंट कॉस्ट कंसेप्ट। सो IFRS replaces historical cost concept with current cost concept, replaces historical cost concept with current cost concept। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? तो ये आपका हो गया इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इससे क्या होगा, अगर आप IFRS एडॉप्ट करते हैं तो बहुत से फ़ायदे हैं। आपका इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट में एक्सेस मिल जाएगा। तो बेनिफिट क्या है IFRS को एडॉप्ट करने का? What are the benefits to adopt IFRS? देखो IFRS आपका ग्लोबल स्टैंडर्ड्स है, जो कि जिस पे लोगों का भरोसा ज़्यादा है। तो अगर आप IFRS अडॉप्ट कर लेते हैं, अगर हर कंट्री IFRS अडॉप्ट करती है तो कंपैरिजन आसान हो जाएगा, है ना। पहला तो आपका इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, इट विल इम्प्रूव इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। आपको अगर इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट से पैसा उठाना है तो आपका एक्सेस आसान हो जाएगा, इजी एक्सेस टू इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट। लेट से आपको अपनी कंपनी को US के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करना है और आपकी कंपनी जो है IFRS से अकाउंटिंग करती है, तो आपके लिए चीज़ बहुत आसान हो जाएगी वहाँ पे लिस्ट करना। और आजकल तो रिक्वायरमेंट ही है, अगर आपको फॉरेन कैपिटल मार्केट से पैसा उठाना है तो आपको अपने अकाउंट्स IFRS पे ही देने पड़ेंगे, क्योंकि उस पर लोगों का ज़्यादा भरोसा रहता है। ठीक है, आपका कंपैरिजन बढ़ जाएगा इंटर कंपनी। अगर आपकी एक ब्रांच इंडिया में, एक ब्रांच US में, एक ब्रांच यूरोप में है, तो उसका कंपैरिजन इजी हो जाएगा। इट विल इम्प्रूव कंपैरिजन अक्रॉस कंट्रीज। ठीक है, और ग्रुप कंसोलिडेशन आसान हो जाएगा। ग्रुप कंसोलिडेशन विल बी इजी। ग्रुप कंसोलिडेशन का मतलब, अगर मान लो इंडिया की एक कंपनी है, उसका एक ब्रांच UK में है, एक ब्रांच US में है, एक ब्रांच जापान में है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, अब उसको साल के अंत में जानना तो पड़ेगा कि उसका टोटल प्रॉफिट कितना आया। तो भाई अब जापान वाला जापान के स्टैंडर्ड से बना रहा है, US वाला US के स्टैंडर्ड से बना रहा है, UK वाला UK के स्टैंडर्ड से बना रहा है, तो उसको सबको कन्वर्ट करना पड़ेगा, दो अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, एक जो इंडिया के भी हिसाब से है ना। अब जब IFRS फॉलो हो रहा है तो सबका एक हो गया, सबका कॉमन स्टैंडर्ड्स हो गया, तो ग्रुप कंसोलिडेशन एंड में इजी हो जाएगी। बात समझ में आई यहां तक? अंजलि कोई डाउट है आपको? सिमरन आपको कोई डाउट है? सिमरन कोई डाउट है आपको? ओके, तो ये आपका क्या हो गया, बेनिफिट्स ऑफ IFRS। ठीक है, अगर आपको उसको कन्वर्ज करना है तो इतने इसके बेनिफिट्स हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो, अब इंडिया के पास एक ऑप्शन था,
अब इंडिया के पास ऑप्शन है कि या तो वो IFRS एडॉप्ट कर ले, इंडिया के पास अब ऑप्शन क्या है, या तो वो IFRS को एडॉप्ट कर ले या फिर वो अपने ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चलाए जो कि ICAI ने इशू किया था, है ना। ये दो ऑप्शन है। लेकिन अगर वो IFRS एडॉप्ट करती है तो उसको फ़ायदे बहुत है इंटरनेशनली। तो इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने IFRS को टोटली एडॉप्ट नहीं किया, इंडिया ने IFRS को टोटली एडॉप्ट नहीं किया, बट IFRS के मेजर फीचर्स को अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में इंटीग्रेट कर दिया। बट IFRS के मेजर फीचर्स को अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में इंटीग्रेट कर दिया। और क्यों इंटीग्रेट किया, ताकि ये बेनिफिट्स इंडिया को भी थोड़ा बहुत मिल पाए, क्योंकि इंडिया की एक अपनी इन्वायरमेंट है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, लीगल इन्वायरमेंट, उसमें टोटल एडॉप्शन पॉसिबल नहीं था। तो इसीलिए उन्होंने IFRS के मेजर फीचर्स को अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में कन्वर्ज कर दिया। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, तो आप ये लिख लो कि इंडिया did not adopt IFRS in its original form. India did not adopt IFRS in its original form, but accepted to converge its accounting standards, accepted to converge its accounting standards with IFRS। और ये converged accounting standards जो हैं, this converged accounting standards with IFRS is called IND accounting standards, IND accounting standards। तो IND accounting standards का मतलब क्या है कि ये accounting standards are converged with IFRS। इसको क्या कहते हैं, IND accounting standards। तो पहला क्वेश्चन आपका जो आ सकता था वो क्या आ सकता था, जो मैंने क्लास के स्टार्टिंग में बताया था, व्हाट इज IFRS, व्हाई देयर इज नीड फॉर कन्वर्जेंस विद IFRS। तो वो हमने डिस्कस कर लिया कि IFRS क्या होता है, क्या क्या नीड थी IFRS को कन्वर्ज करने के लिए। तो बेसिकली आपको बेनिफिट्स ऑफ IFRS को लिखना है। दूसरा क्वेश्चन क्या था, डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो जो ICAI ने पहले इशू किया था, इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या हो गया, जो कि कन्वर्ज्ड है विद IFRS। ठीक है, यहाँ तक मतलब समझ में आ रहा है? यस सर। तो कन्वर्जेंस का मतलब ये नहीं होता कि इंडिया ने अडॉप्ट कर लिया है इन टोटल IFRS को। इंडिया ने अपनी सिचुएशन को रखा है, बट इंडिया ने बहुत से पार्ट को कन्वर्ज कर दिया है। ठीक है, तो इंडियन कंटेक्स्ट में कन्वर्जेंस विद IFRS मींस एडॉप्शन ऑफ IFRS विथ मॉडिफिकेशन वेयर नेसेसरी। इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट लिख लो, कन्वर्जेंस with IFRS means adoption of IFRS with modification where necessary। ठीक है, तो देखो ये जो IFRS है वो आपका जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पहले था उससे बहुत अलग था। IFRS आपका प्रिंसिपल बेस्ड था, और जो
पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था वो बहुत ज़्यादा रूल बेस्ड था, तो ज़रूरत थी कि रूल बेस को थोड़ा बदला जाए। रूल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको बताता हूँ क्या फ़र्क है जब मैं कह रहा हूँ कि IFRS प्रिंसिपल बेस्ड होता है। तो अगर IFRS प्रिंसिपल बेस्ड है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको जो प्रिंसिपल कहता है उसके हिसाब से चलना है, रूल के हिसाब से नहीं। सब्सटेंस रेदर देन रूल। मतलब जैसे कि मान लो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है, तो IFRS क्या करेगा, क्योंकि ये प्रेफरेंस शेयर्स हमें वापस कर देने हैं, रिडीमेबल है, तो इसको वो लाइबिलिटी रखेगा, शेयर कैपिटल में नहीं जोड़ेगा, ठीक है। बट जो आपका रूल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है जो पहले इंडिया में है, वो आपका प्रेफरेंस शेयर को कहाँ रखेगा, शेयर कैपिटल में। ये पॉइंट नोट कर लो, प्रिंसिपल बेस्ड होने की वजह से रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर IFRS में लाइबिलिटीज में जाएगी, बट आपका इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में ये, अगर वो जो पहले वाला था इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं, जो पहले का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था उसमें ये रूल बेस्ड में कहाँ जाएगी, शेयर कैपिटल। वैसे ही कन्वर्टेबल डिबेंचर जो कि आपका डिबेंचर अभी है बट कुछ समय बाद ये इक्विटी शेयर बन जाएगा, तो ऐसे को IFRS जो अपने शेयर कैपिटल में डालेगा, बट रूल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो होता है वो उसको लाइबिलिटी में डालेगा, डिबेंचर है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो ये एक बेसिक फ़र्क है दोनों में, ठीक है। अब आप लिख लो इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का डेफिनेशन क्या है, आप लिख लो इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर कन्वर्ज्ड IFRS issued by Government of India, under supervision of ASB अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, किसका था, ICAI का, ऑफ ICAI in consultation with NACAS। ये क्या है, इसका है नेशनल एडवाइजरी कमिटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, नेशनल एडवाइजरी कमिटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। और ये कौन फिर इशू किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कौन इशू करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। अब आप बेसिक लिख लो डिफरेंस जो आपका एग्जाम में आता है, डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वर्सेस इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये अब मैं लिखवा रहा हूं, पहला डिफरेंस लिख लो। तो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंडिया ने पहले इशू किया था, जो इंडिया ने इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो कन्वर्जेंस के बाद से, उसके पहले जो इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होता था वो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पर बेस्ड था, जो कि बहुत ज़्यादा रूल बेस्ड था, ठीक है। तो पहला लिख लो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बेस्ड ऑन इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, accounting standards issued by IASC in 1973, ठीक है। और आपका इंड AS जो है वो किस पे बेस्ड है, IFRS पे। इंड AS
is based on IFRS। ये पहला डिफरेंस हो गया। सेकेंड डिफरेंस, आपका जो एएस था, एएस वॉज रूल बेस्ड, और आपका इंड एएस जो है वो है, इंड एएस इज प्रिंसिपल बेस्ड। दोनों का डिफरेंस बता दिया था, रूल बेस्ड और प्रिंसिपल बेस्ड का। प्रिंसिपल में आप एज एन इजेंस देखते हो, रूल में आप रूल के हिसाब से पूरा चलते हो, ठीक है। एएस जो है थर्ड डिफरेंस, बहुत कॉम्प्लेक्स था, डिफिकल्ट टेक्निकल लैंग्वेज थी। एएस was complex with technical language and difficult। इंड एएस क्या था? इंड एएस इज सिंपल एंड easy टू अंडरस्टैंड, ठीक है। आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फोर्थ देख लेते हैं क्या डिफरेंस है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपका इशू किया था आईसीएआई ने, आईसीएआई। इंड एएस भले ही आईसीएआई ने बनाया है, कंसल्टेशन ली गई है आईसीएआई से, बट इशू किसने किया है? इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। ठीक है। अब आपका फिफ्थ पॉइंट का डिफरेंस देख लो, ये भी इंपॉर्टेंट है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वर बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। जो एसेट्स की ओरिजिनल वैल्यू उस पे लेते थे, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। इंड एएस is based on fair value of assets, fair value of, ठीक है। इंड एएस इज बेस्ड ऑन फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स, ठीक है। सिक्स्थ देख लो, अगर आप इंड एएस फॉलो करते हो, क्योंकि ये कन्वर्ज्ड है ग्लोबली, तो आपको मल्टीपल रिपोर्टिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंड एएस में, इंड एएस डज नॉट रिक्वायर मल्टीपल रिपोर्टिंग, मल्टीपल अकाउंट्स नहीं बनाने पड़ेंगे, रिपोर्टिंग, ठीक है। आपका एएस जो है, एएस विल रिक्वायर मल्टीपल रिपोर्टिंग। आपका सेवेंथ पॉइंट, इंड एएस विल enjoy बेटर इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस। फॉरेन इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस ज़्यादा इंड एएस पे रहेगा, एएस पे नहीं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया क्या डिफरेंस है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आईसीएआई ने इशू किए थे वो आपका ज़्यादा रूल बेस्ड थे, और इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने इशू किए हैं वो आपका कन्वर्ज्ड फॉर्म है विद आईएफआरएस, और ज़्यादा प्रिंसिपल बेस्ड और ज़्यादा सिंपल टू अंडरस्टैंड है, ठीक है। ये आपका पुराना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपका हिस्टोरिकल कॉस्ट को लेता था, ये आपका फेयर वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स को लेता है, इंड एएस। तो यहाँ तक आज की क्लास का आपको बातें समझ में आई, दैट व्हाट आर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स सबसे पहला, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, फिर व्हाट आर आईएफआरएस, व्हाट इज आईएफआरएस,
why there was need for convergence with IFRS, and what is the difference between accounting standards and Ind accounting standards. ठीक है, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? मतलब ये